हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। आज हम लोग देखेंगे प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा को इंग्लिश में इम्यूनिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रतिरक्षा का मतलब होता है, सबसे पहले हम इसका शब्दों को पहले अलग कर लेते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है प्रति धन रक्षा। तो यहाँ पर प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि दूसरों से, है ना, दूसरों से क्या करना, रक्षा करना। तो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा कि हमारे शरीर में जैसे कि कोई भी यदि कोई जीव है, जीवित लिविंग या भी जो भी सेल्स हैं, वो यदि हमारे शरीर पर अटैक करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर पर क्षमता पाई जाती है। मतलब हम क्या करते हैं, रक्षा करते हैं अपने शरीर की। तो जिस सिस्टम के द्वारा हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं उस सिस्टम को कहा जाता है इम्यूनिटी। तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पाई जाती है, इसी को कहा जाता है कि जीवों में रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता पाई जाती है उसी को कहा जाता है प्रतिरक्षा। तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन है कि जीवों में, या जैसे कि हम अपने ही आप को ले लेते हैं, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। इस क्षमता को प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहा जाता है। इसका जो अध्ययन किया जाता है, प्रतिरक्षा का अध्ययन जो करते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रतिरक्षा का अध्ययन करते हैं। क्योंकि हम जब विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने कई टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो सबका जो अलग अलग अध्ययन होता है तो उनका एक निश्चित नाम होता है। उसी तरीके से जब प्रतिरक्षा का अध्ययन किया जाता है या इम्यूनिटी का अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी के अध्ययन को कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। जिस तरीके से आनुवंशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक कहलाता है, उसी तरीके से प्रतिरक्षा का अध्ययन कहलाएगा इम्यूनोलॉजी, या इम्यूनिटी का स्टडी कहलाता है इम्यूनोलॉजी। तो इस इम्यूनोलॉजी का अध्ययन किसने किया था, है ना, क्योंकि सभी के अध्ययन के लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार होते ही हैं। तो इनके जो जनक हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो जो इम्यूनोलॉजी का जिसने अध्ययन किया था वह है एडवर्ड जेनर। किसने किया था इम्यूनोलॉजी का अध्ययन? एडवर्ड जेनर ने किया था। इसको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम देखते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र। तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तो पाया जाता है। तो ये प्रतिरक्षा क्या है, बहुत सारे सेल्स और कुछ जो आर्गन्स हैं उससे मिलकर बने होते हैं। जिस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो एक क्या है, पूरा सिस्टम है। तो वहाँ पर अलग अलग अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। उसके बाद अंग तंत्र आपस में मिल जाते हैं और पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से ये जो प्रतिरक्षा होते हैं वो बहुत सारे अंगों, आर्गनों से मिलकर वो बने होते हैं। तो उन सबको एक साथ क्या बोला जाता है, इम्यून सिस्टम कहा जाता है। और हमारे शरीर में यही इम्यून सिस्टम उपस्थित होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो इम्यून सिस्टम होते हैं ये क्या करते हैं, सेल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या उत्पन्न करते हैं, सेल उत्पन्न करते हैं, और दो प्रकार के सेलों का निर्माण करते हैं। कितने प्रकार के सेलों का निर्माण करते हैं, ये दो प्रकार के सेलों का निर्माण करते हैं। एक सेल का नाम है बी सेल और दूसरा सेल का निर्माण करते हैं टी सेल। तो इस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जिसमें पहला है बी सेल और दूसरा है टी सेल। ये जो दोनों सेल हैं वो क्या होते हैं, उद्दीप्त होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं या उद्दीप्त होते हैं। उद्दीप्त होने के पश्चात ये जो दोनों सेल होते हैं वह प्रेरित होते हैं, और प्रेरित होने के पश्चात इफेक्टर सेल
एंड मेमोरी सेल। सबसे पहले है इम्यून सिस्टम दो सेलों का निर्माण करते हैं, बी सेल, टी सेल। ये दोनों प्रेरित होकर इफेक्टर सेल और मेमोरी सेल का निर्माण करते हैं या उत्पन्न करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टर सेल एंड मेमोरी सेल। ये दोनों सेल, ठीक है। अब ये दोनों का अलग अलग कार्य होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे इफेक्टर सेल, इफेक्टर सेल। तो इफेक्टर सेल एंटीजन को नष्ट करते हैं, एंटीजन को नष्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है तो वो क्या है, बाहरी है, इसीलिए उनको एंटीजन कहा जाता है। और जो हमारे शरीर पर रक्षा करने के लिए जो तंत्र होता है उसको एंटीबॉडी कहा जाता है या प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो जो इफेक्टर सेल बनता है वो क्या करता है, एंटीजन को नष्ट करता है। मतलब कोई भी वायरस, बैक्टीरिया यदि हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं तो ये इफेक्टर सेल उनको तुरंत ही नष्ट कर देते हैं, जिससे हम किसी भी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इनका कार्य है एंटीजन को नष्ट करना। इफेक्टर सेल जो है वो कुछ ही दिनों के लिए होते हैं। ये सेल कुछ ही दिनों में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये बनते हैं और अपना काम करने के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से दूसरा सेल देखते हैं हम। दूसरा सेल कौन सा सेल का निर्माण करता है, मेमोरी सेल का। तो ये जो मेमोरी सेल होता है उसका काम है, ये जो इफेक्टर सेल बनते हैं और मेमोरी सेल दोनों को उत्पन्न करते हैं। मेमोरी सेल क्या करते हैं, इफेक्टर सेल, इसको प्रभावी भी कहा जाता है, प्रभावी कोशिका वह स्वयं मेमोरी सेल का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों का कार्य है, इफेक्टर सेल एंटीजन को नष्ट करता है और ये कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाते हैं, ये हमेशा जीवन पर्यंत नहीं रहते। दूसरा मेमोरी सेल क्या करता है, यह इफेक्टर सेल, मतलब जो इफेक्ट करने वाले सेल होते हैं, जो एंटीजन को नष्ट करते हैं, उनका और अपने खुद का ये निर्माण करते हैं। और ये जो मेमोरी सेल होता है, यह सेल शरीर में या बॉडी में जीवन भर बने रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं। तो दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा कि ये कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, शरीर में जीवन भर बने रहते हैं। अब चूंकि ये जीवन भर बने हैं इसलिए इनका कुछ और भी काम होता है। तो ये क्या करते हैं, मेमोरी सेल जो है वह स्प्लीन या उसको हिंदी में प्लीहा कहा जाता है, और जो लसिका गांठ होती हैं, ठीक है, जो लसिका ग्रंथियां होती हैं, तो जैसे कि वो बीच बीच में गांठ के रूप में होते हैं, जैसे हमारे एल्बो में, हमारे नीक में, है ना, तो ये सब में वो गांठ के रूप में होते हैं, वहाँ पर ये मेमोरी सेल उपस्थित होते हैं। तो ये मेमोरी सेल कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, यदि हम इसकी उपस्थिति देखेंगे तो ये क्या है, स्प्लीन में व कहाँ पर, लसिका में या लिम्फ में, लिम्फ नोड, लसिका गांठ में उपस्थित होते हैं। पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और जब कोई बीमारी एक बार जैसे कि आ जाती है ना, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े बीमारी है, जैसे कि चिकन पॉक्स है, तो कहा जाता है कि जो चिकन पॉक्स है वो एक बार आने के पश्चात दोबारा उस शरीर में वो नहीं जाते हैं। तो उसका कारण यह है कि जब भी चिकन जो पॉक्स होता है तो उसके जो वायरस होते हैं वो यदि किसी भी शरीर पर पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो वह शरीर उससे ग्रसित होगा। उसके बाद ये मेमोरी सेल जो याददाश्त कोशिका होती है वो उसको याद करके रख ली रहती है कि यही वायरस जो आया था वो ये बीमारी को फैलाया था करके। फिर जब दोबारा वही वायरस शरीर में यदि प्रवेश करता है
तो ये क्या करता है, उसको समाप्त कर देता है, क्योंकि ये याददाश्त कोशिका होती है, उस वायरस के बारे में उनको पता होता है और उनको दोबारा उस शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। इसे एक्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो मेमोरी सेल या याददाश्त कोशिका होती है, याददाश्त कोशिका इसका हम पहले देखते हैं कि ये क्या करते हैं। कोई बीमारी एक बार होती है तो हमारा शरीर उसके लिए क्या करता है, प्रतिरक्षा तैयार करके रखता है ना। शुरू में तो वो बीमारी हो जाएगी, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता है कि कौन सा चीज़ आ रहा है। जैसे कि आप अपने एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आपको अगर कोई व्यक्ति अटैक करेगा तो क्या वो आपको पहले से बता के अटैक करेगा क्या? नहीं, वो अचानक ही अटैक करते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे भी शरीर में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अचानक अटैक करेंगे तो हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। हमारे पास कुछ भी सामग्री, या जैसे कि अगर हम लड़ाई के बारे में देख रहे हैं तो हमारे पास यदि जब तक कोई शस्त्र नहीं होगा, हम क्या सामने वाले ऊपर वार कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसी तरीके से जब कोई नया वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस समय प्रतिरक्षा हमारे शरीर में नहीं बनी होती। फिर मनुष्य क्या हो जाता है, उससे ग्रसित हो जाता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। फिर उसके प्रति हमारे शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा बनने लगते हैं। तो बनने के बाद दोबारा के लिए जब वही फिर से आक्रमण करेंगे तो हमारा शरीर उसके लिए क्या रहता है, रेडी रहता है उससे लड़ने के लिए, जिससे हम उस बीमारी से दोबारा ग्रसित नहीं हो पाते। तो कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में केवल एक तरीके से, जो मेमोरी सेल होता है उसका काम यही है कि वह क्या करता है, प्रभावी सेल और अपने खुद का निर्माण करते हैं और ये शरीर में जीवन पर्यंत बने रहते हैं। फिर जब कोई बीमारी आती है तो बाद में उस बीमारी को अपने ये माइंड में रखते हैं और दोबारा आने पर उसको क्या कर देते हैं, वो नष्ट कर देते हैं, जिससे हमें वह बीमारी दोबारा नहीं हो पाती। तो इस तरीके से था यह इम्यून सिस्टम। एक बार हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होता है, जीवों में रोगों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है वही क्या है, इम्यूनिटी कहलाता है। इसका अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। इसका फादर है एडवर्ड जेनर, जिसने इसका अध्ययन किया था। उसके बाद हम देखेंगे प्रतिरक्षा तंत्र। तो इम्यूनिटी के जो अंग हैं, जो जितने भी सेल हैं, वो आपस में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। उस तंत्र को कहा जाता है इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम दो सेल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले वो सेल है बी सेल और टी सेल। यही दोनों सेल आपस में मिलकर इस इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो बी सेल और टी सेल जब हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं उसके बाद ये स्टिमुलेट होते हैं या उद्दीप्त होते हैं या प्रेरित होते हैं। प्रेरित होने के पश्चात ये इफेक्टर सेल और मेमोरी सेल का निर्माण करते हैं। फिर इन दोनों सेलों का अलग अलग काम होता है। इफेक्टर सेल एंटीजन को नष्ट करता है। जो भी बाहर से वायरस या बैक्टीरिया आते हैं उनको एंटीजन कहा जाता है, उनको ये नष्ट कर देता है। ये कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाते हैं इफेक्टर सेल। दूसरा है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्या करता है, इफेक्टर सेल व मेमोरी सेल का निर्माण करते हैं। ये शरीर में जीवन पर्यंत बने रहते हैं और जब भी कोई बीमारी आती है तो हमारे शरीर में जब प्रतिरक्षा बन जाता है, फिर दोबारा वो बीमारी आने पर ये मेमोरी सेल उस बीमारी को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से था यह इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम।